गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? चलो तो आज हम क्विकली कवर करेंगे जो हमारा सोशल फार्मेसी का चैप्टर 4 है। ठीक है, उसके जितने भी टॉपिक्स रह गए थे हमारे वो कवर करेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है स्लाइड? विजिबल है स्लाइड? आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही थी? जो भी आपके डाउट्स है क्लास के बाद लेंगे। स्लाइड विजिबल है? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? वो डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बोला पढ़ा था लास्ट हमने। अब हम पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस। हिपैट जहां भी वर्ड आ जाए मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीवर की बात कर रहे हैं। और जहां आइटिस आ जाए वहां पे हमें पता है किसकी बात कर रहे हैं? इन्फ्लामेशन की कर रहे हैं। और आगे हमने इसके क्या लगा दिया? आगे हमने इसके लगा दिया वायरल। तो समझ जाना चाहिए कि इन्फ्लामेशन हुआ है, स्वेलिंग हुई है किसकी? लीवर की। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। सिंपल। डिपेंडिंग ऑन द वायरस। अब वायरस कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, काफी तरह के होते हैं। तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ये एक्यूट होगी या क्रॉनिक होगी, या बिल्कुल ठीक हो जाएगी 6-7 महीने में, या लंबी चलेगी, उस पर डिपेंड करता है। तो 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेपेटाइटिस ए, इसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिएगा कि पूछा जाता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा हेपेटाइटिस होता है, तो हमें पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है? हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है। तो हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हम एक सिंपल सा अगर चार्ट सा बनाए, जैसे कि एक सेकेंड, यहां पे हम देखें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, इनको अगर हम ऐसे तोड़ लें, ये हमारा जो ए होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। रट लो, ये भी हमारा फूड एंड वाटर से होता है। जो खराब हुआ पानी और खाना है, ए और ई उससे होता है। ठीक है, बी और सी ये हमारे होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, कोई इंजेक्शन से, कोई नीडल से। ड्रग एब्यूजर्स को ज्यादा होते हैं, नीडल इंजरी से होते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं। ठीक है, रेजर शेयरिंग से होते हैं, इन सब चीजों से होते हैं। और मदर टू चाइल्ड भी होते हैं। ठीक है जी, ये। और अगर हम बात करें डी की, तो डी है बी का भाई। अगर बी होगा तो ही डी हो सकता है, अदरवाइज डी अकेला नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कॉमनली आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है? तो बी लिखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है? तो सी लिखेंगे। ये याद रख लो बिल्कुल। ठीक है, ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरम हेपेटाइटिस। ये कहां से होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मदर टू चाइल्ड हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल की शेयरिंग, इन सब से फैल सकता है, बता चुकी हूँ। सी भी हमारा बी की तरह ही होता है, लेकिन इसका मेजर रूट कौन सा होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी बता चुकी हूँ। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके होने के लिए हमें किसका? बी का, मेनली बी का पहले होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस ई, ये बिल्कुल ए का भाई है, वैसे ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्फेक्टिविटी 14 दिन की है, 2 हफ्ते तक इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 180 दिन का। ये जो 10 से लगा लो 40 दिन तक का तो ए और ई वाला है, क्योंकि ये खाने से होते हैं। बाकी 180 मेजर डे वाला है, ये हमें किस में देखने को मिलता है? बी, सी, डी के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? हेपेटाइटिस ए और ई में तो खाने पीने से रिलेटेड, जीआई से रिलेटेड आएंगे। फटीग, थकावट, बुखार रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, नोजिया रहेगा, डायरिया, दस्त लग जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करेगा, वजन कम होगा, जॉन्डिस, पीलिया हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी पीलिया होगा, भूख नहीं लगेगी, लिवर थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि है तो हेपेटाइटिस ही है, इन्फ्लामेशन तो होगी लिवर की। पेट में दर्द रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग रहेगी। बी में लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, बॉडी में दर्द, फीवर, जॉन्डिस, ऑलमोस्ट सेम सिम्टम सबके। लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। इसके थोड़े सीरियस सिम्टम है। सिरोसिस ऑफ लीवर वही है कि जो लिवर है हमारा, उसके जो टिश्यूज है वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी के जो हिपैटिक है, मतलब हमारा लिवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें? यूरिया में। अब जब अमोनिया हमारे लिए जहर है, ठीक है, और यूरिया यूरिन में निकल जाता है, तो अमोनिया जब लिवर काम नहीं करेगा ढंग से, इसका सिरोसिस हो गई, तो अमोनिया जहर है हमारे लिए, वो हमारा दिमाग तक चला जाएगा और दिमाग में प्रॉब्लम्स करने लग जाएगा, ब्रेन में, ठीक है। तो हिपैटिक एंसेफेलोपैथी वो कंडीशन होती है। फिर हेपेटाइटिस डी, फीवर, जॉन्डिस, डार्क कलर का यूरिन आएगा, मसल में पेन रहेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस और थकावट रहेगी। वेरी सिमिलर सिम्टम सबके, ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलेगा कैसे? फीकल ओरल रूट, वही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डायरेक्ट कंटैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, पेरेंटल रूट से। डायरेक्ट कंटैक्ट ए और ई से फैलेगा, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से चाइल्ड को होगा, सिंपल, ठीक है। ये अब फार्मासिस्ट क्या करेगा इसमें? अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी पता लगाएगा, इलाज करवाएगा। कम्युनिटी को रूट बताएगा, कहां कहां से फैल रहा है, ठीक है, वो बताएगा। बेसिक पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा रखने पे प्रमोट करेगा। अच्छे से खाना हैंडल करो, बाहर खुले में ना छोड़ो, मक्खियां वगैरह ना बैठने दो, ये बोलेगा। टीका, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है बच्चे को पैदा होते, वो लगवाओ। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करो जब भी पेशेंट को हाथ लगा रहे हो। और फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है, पेशेंट को पहचान सकता है, उन्हें एजुकेट कर सकता है, उनको एडवोकेट कर सकता है, ठीक है, ये काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलरा, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कॉमनली, पी सूप स्टूल। पी सूप स्टूल मतलब जो आपका स्टूल है वो बिल्कुल मटर के सूप जैसा दिखता है कॉलरा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकता है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक्यूट इन्फेक्शन है, ज्यादा सीरियस नहीं है, कभी कभार सीरियस हो सकती है। पॉजिटिव एजेंट कौन है? विब्रियो कॉलरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये विब्रियो कॉलरा क्या करता है? टॉक्सिन्स निकालता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस किसी को है, करियर मतलब जो वायरस लेके घूम रहा है लेकिन साइन एंड सिम्टम उसे नहीं है। सारे एजेस में हो सकता है। एक अटैक आपको इम्यूनिटी कुछ महीनों के लिए दे देता है कि एक बार ही हो गया, कुछ महीने शांति रहेगी, फिर दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से 5 दिन का होता है, ठीक है। ये फैलता कैसे? वही फीकल ओरल रूट, सेम कंटामिनेटेड वाटर, फूड और पुअर हाइजीन से, हाथ नहीं धोए उससे भी हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही है, साइन एंड सिम्टम, पेट में दर्द रहेगी, ठीक है, क्योंकि डायरिया हो रहा है, पी सूप स्टूल आ रहा है, डायरिया हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मुंह सूखा सूखा लगेगा, बीपी कम हो जाएगा, नोजिया रहेगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, थकावट रहेगी। वेरी सिंपल, ठीक है। ये फार्मासिस्ट क्या करेगा? बिल्कुल वही सारे काम है, बिल्कुल एडवाइस करो कम्युनिटी को, अपने आसपास सफाई रखो, पर्सनल हाइजीन रखो, हाथ धो, मक्खी मच्छर को दूर भगाओ, सेफ वाटर, अच्छा साफ पानी पियो, और लैट्रिन और ड्रेन्स उनको साफ रखो, ठीक है। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी? क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, पानी का लॉस हो रहा है बॉडी में से, तो हम क्या देंगे उसे? आईवी थेरेपी देंगे, या उसको बोलेंगे मुंह से जितना पानी हो सके पियो, ओआरएस वगैरह भी दे सकते हैं हम, ठीक है। ये नेक्स्ट है जी हमारा टाइफाइड। टाइफाइड हमारी एक ऐसा फीवर है, टाइफाइड का बुखार, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता है, बिल्कुल सेम। साल्मोनेला टिफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। एपिडेमियोलॉजी केस, करियर बिल्कुल सेम। कब तक इन्फेक्शन फैलाता रहेगा? जब तक बैक्टीरिया प्रेजेंट है फीसिस में और यूरिन में, स्टूल में और यूरिन में अगर आता रहेगा तो उतनी देर ये इन्फेक्शन फैलाता रहेगा। सारी उम्र में हो सकता है, लेकिन कॉमन का है 5 से 20 साल में, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 28 दिन का, 1 महीने तक का। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। लक्षण क्या? भूख नहीं लगेगी, फीवर, हेडेक, रैश पड़ जाता है टाइफाइड का, ठीक है। इसको स्ट्रॉबेरी रैश भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, ठीक है, रैश। कंजेशन रहेगी, चेस्ट कंजेशन, ठीक है। डायरिया, दस्त लगे रहेंगे, एब्डोमिनल पेन, मसल में पेन होगी।
फार्मासिस्ट क्या करेगा, हेल्थ एजुकेशन देगा कम्युनिटी को, ठीक है। आप बोलेगा अपने आसपास सफाई रखो, ध्यान से खाना बनाओ, हाथ धो। WHO ने बोले 2 टाइफाइड के वैक्सीन लगते हैं तो वो लगवा लो टाइम से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारा फूड पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट आ जाते हैं आपको इन पे, और ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। फूड पॉइजनिंग क्या है, ऐसी बीमारी है जो कि फूड से होगी, ठीक है, ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड कंजप्शन। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है जो कि आपके बीमार करेगा, तो वो फूड पॉइजनिंग कर देगा। 2 तरह की होती है, फूड इन्फेक्शन और फूड इंटॉक्सिकेशन। अब फूड इन्फेक्शन क्या है, बाय कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड विद बैक्टीरिया। अगर ऐसा खाना खा लिया है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है तो वो फूड इन्फेक्शन करेगा। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, बाय कंजप्शन ऑफ टॉक्सिन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया नहीं है लेकिन उसके टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। आप वो खाना खा लेते हो तो यहाँ वर्ड याद रखना, टॉक्सी इसमें आता है ना वर्ड टॉक्सी, तो टॉक्सी से याद रखेंगे हम टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स वाला खाना खाओगे तो फूड इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये फिर है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट में हमारे पास आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया। वायरसेस में नोरो वायरस, रोटा वायरस, ठीक है। जो नोरो वायरस है वो माइल्ड इलनेस करता है, इसे स्टमक फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स इजिली हम रिजॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 दिन में, इजिली हमारे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रोटा वायरस। रोटा वायरस हमारा क्या होगा, रोटा वायरस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, वही बिल्कुल सेम आएगा, मॉडरेट टू, ठीक है, इलनेस में, मतलब हमें मॉडरेट टू सीवियर तरह की इलनेस देखने को मिलेगी, ओके। और बैक्टीरिया में हमें साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कलाई, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो, अगर नहीं याद रहते तो सीधा कॉजेटिव एजेंट भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर इसको डिटेल में नहीं लिखना, वैसे ही बेसिकली क्यों होता है, अंडर कुक या कच्चा वगैरह खाने से होता है, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस होती है, कोई डेयरी का प्रोडक्ट खा लिया, कोई भी ऐसी चीज खा लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके टॉक्सिन मौजूद है तो दिक्कत करेगा, ठीक है। ये टॉक्सिक एजेंट में जैसे मशरूम के टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स हो गए, कीटनाशक वगैरह हो गया। मशरूम टॉक्सिन्स में क्या है, दे कैन कॉज डेडली इन्फेक्शन, बहुत ही ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, कौन सा मशरूम खा रहे हो, क्योंकि मशरूम हमारा फंगस होता है जो कि टॉक्सिन्स निकालता है, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। फिर है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के कीटनाशक, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पेस्टिसाइड जैसे खाने वगैरह पे आपने क्या कर रखा है, स्प्रे कर रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपको, अगर आपने खाने वगैरह पे स्प्रे कर रखा है और आप धोते नहीं हो, धो के नहीं खाते, ठीक है, तो आपके क्या बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्म करेगा अगर आप उसे एज इट इज कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजी में क्या है, इन्फेक्टिविटी पीरियड कुछ घंटों से, क्योंकि फूड पॉइजनिंग क्या आपने इमीडिएटली बैक्टीरिया पेस्टिसाइड वगैरह खाया तो इमीडिएटली कुछ ही घंटों में वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वैसे तो सबसे कम हाफ आवर, एटलीस्ट हाफ आवर लगता है, उससे कुछ हफ्तों तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वही 1-2 दिन का है, साइन एंड सिम्टम दिखाने वाला, ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, वही फूड खाना जो कंटामिनेटेड है, अनकुक है, ढंग से पका नहीं है, कच्चा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ब्लडी स्टूल्स, स्टूल्स में ब्लड आएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। ये फार्मासिस्ट क्या करेगा, बेसिक हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस रखेगा, हाथ धो अच्छे से, हेल्थ एजुकेशन दो कम्युनिटी को, कच्चा मांस वगैरह ना खाओ, ठीक है, जो बचा हुआ खाना उसे ढक के रखो, खाने को अच्छे से पकाओ, खाने से पहले चीजें धो अच्छे से, सही टेम्परेचर पे खाना बनाओ, और जो बचा हुआ खाना है अगर पुराना है ज्यादा तो फेंक दो, नहीं तो फ्रिज में स्टोर कर लो, वो भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। फिर आता है आपका डेंगू, ये तो सबको ही पता है। डेंगू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर। इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि डेंगू वायरस करता है, ये एंडेमिक डिसीज है। कल हमने पढ़ा था एपिडेमिक, एंडेमिक, मुझे कोई बता सकता है एंडेमिक क्या था, एंडेमिक डिसीज क्या होती है, एंडेमिक किस चीज को बोलते हैं, एंडेमिक क्या होता है, किसी को भी नहीं याद, नहीं, कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी क्या किसी ने, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक ये हमने पढ़े थे। वो एपिडेमिक होता है जो तेजी से फैलता है, एंडेमिक क्या होता है,
किसी को भी नहीं पता? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पेपर आने वाले हैं। मलेरिया, अच्छा जी। एंडेमिक क्या होता है? मैं एक बारी फिर से वो टर्म्स क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। हमारे पास आती है टर्म्स एंडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक, फिर आती है स्पोरेडिक, और फिर आती है पेंडेमिक। यही है हमारी। एंडेमिक क्या है? वो जिसके रेगुलर केसेस आते हैं कभी कभी, जैसे इस एरिया में इसके पता है 100 केसेस आ जाते हैं, ठीक है, वो। एपिडेमिक क्या है? उसी कम्युनिटी में एकदम से उतने केसेस नहीं आते थे, केसेस एकदम से बढ़ना, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एकदम से, जैसे एंडेमिक कभी कभार 100 आते थे, अब एकदम से 500 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, एकदम से बढ़ रहे हैं, तो वो एपिडेमिक कहलाएगा। स्पोरेडिक है, रेयरली, कभी कभार 5-10 साल में एक आधा केस मिल गया कहीं पे। पेंडेमिक हो गया। एपिडेमिक ही है एक तरह का, लेकिन जो कंट्री टू कंट्री फैल जाता है। कहां? कंट्री टू कंट्री फैल जाता है। सिंपल, अब समझ आ गया आप लोगों को? एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक। तो डेंगू क्या है हमारा? एंडेमिक है, मतलब इसके केसेस आते हैं हर साल, थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड और स्प्रेड थ्रू एडिस गिप्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मच्छर से फैलता है ये? कौन से मस्कीटो से? एडिस गिप्टी से फैलता है, ठीक है। जो मस्कीटो है वो क्या करता है? ह्यूमन को बाइट करता है और उनके ब्लड पे फीड करता है। कॉजेटिव एजेंट कौन है? एर्बो वायरस। मतलब इस एडिस गिप्टी के अंदर कौन होता है? एर्बो वायरस होता है, जिसके मेन 4 तरह होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? टाइप 2 होता है, क्योंकि वो क्या करता है? फेटल होता है, जानलेवा, हेमरेजिक, ब्लीडिंग कर देता है काफी ज्यादा बॉडी में, ठीक है। फिर एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है, मच्छर काटने से होता है। फीमेल्स में ज्यादा होता है देन मेल्स, 16 से 40 साल, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन का होता है इसका। कैसे फैलेगा? एडिस एगिप्टी मस्कीटो से, जो ह्यूमन का ब्लड लेगी, इन्फेक्शन करेगी। और भी स्पीशीज है हमारे पास, एडिस एल्पोपिक्टस होता है, एडिस कूटलेरिस होता है, ये रेयर होता है, ये नहीं ज्यादा होता है। एडिस एगिप्टी पे ध्यान दो अपना बस, ठीक है। डेंगू फीवर समटाइम्स एसिम्टोमेटिक है, लक्षण नहीं दिखाएगा आपने। अनडिफरेंशिएटेड फीवर भी होता है, जैसे कि एक बार डेंगू वायरस से इन्फेक्शन होगी तो कईयों को थोड़ा बहुत बुखार रहता है, ठीक है। डेंगू फीवर अगर आ जाता है तो उसमें क्या होगा? सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, एकदम से बहुत तेज बुखार चढ़ जाएगा, कपकपाहट उठेगी, ठीक है। मसल और जॉइंट में पेन होगा। इसका बहुत ही अच्छा पहचानने का तरीका, आपके मसल्स और जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को सिम्टम आने लग जाएंगे। फोटोफोबिया, लाइट से उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, कब्जी हो जाएगी, पेन हो जाएगा एब्डोमेन में। देयर इज रीमिशन फीवर अकम्पनीड बाय रैशेज, एकदम से फिर कम भी हो जाएगा फीवर, फिर एकदम से बढ़ जाएगा और रैशेज पड़ जाएंगे बॉडी पे। रैशेज चेस्ट एरिया पे शुरू होकर ट्रंक पे, फिर एक्सट्रीमिटीज, आपके हाथ पैरों पे जाने लग जाएंगे, फेस तक पहुंच जाएंगे। फीवर कम से कम 5 दिन तक रहता है और रिकवरी पीरियड क्या है? उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा। और डेंगू हेमरेजिक जो सबसे खतरनाक वाला है वो 3 फेज में आता है हमारे, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज में क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन का होता है इसका। हाई फीवर से शुरू होता है, हेडेक, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन रहेगी, कुछ दिनों तक रहेगी, डेंगू फीवर जैसा लगेगा। और कभी कभार जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें दौरे भी पड़ जाते हैं। टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री तक रहेगा, नॉर्मल 37 डिग्री तक होता है, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल फेज, इसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होकर 37.5 से 38 तक हो जाता है। इसलिए आपको तीसरे से 7वें दिन देखने को मिल जाता है। अगर जैसे इसमें क्या होता है? कैपिलरी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उनमें आना जाना बंधा होता है कि ये चीज आ सकती है, ये चीज जा सकती है। परमिएबल हो गई, मतलब वो खुल गई, अब वो किसी भी चीज को अंदर घुसा रही है या बाहर छोड़ रही है, तो उसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो लीक कर जाएगा और ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइड, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी। अगर पेशेंट जो है वो मैनेज कर पाया इस कैपिलरी परमिएबिलिटी को, तो वो रिकवर हो जाएगा, नहीं तो उसकी कंडीशन बहुत ही फैलेगी, प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा, बॉडी में पानी भरने लग जाएगा, ठीक है, असाइटिस हो जाएगा, वही हो जाएगा। और ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके। फिर अगर तो वो कर गया कोप अप तो ठीक है, तो आ जाएगा रिकवरी फेज। अगर तो सरवाइव कर गया क्रिटिकल फेज, तो रीएब्जॉर्प्शन, सारा जो फ्लूइड था वो दोबारा से अंदर चला जाएगा सेल्स में और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। हेमाटोक्रिट का लेवल था वो भी स्टेबल हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी फिर से बढ़ने लग जाएंगे उसके। तो उसको अगर प्लूरल एफ्यूजन, अगर ऑलरेडी पानी भरा है तो आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड देने की उसको जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये थे हमारे कौन से 3 फेज डेंगू हेमरेजिक फीवर के। फिर सीवियर डेंगू अगर काफी ज्यादा हो जाए, वही प्लाज्मा लीक होकर शॉक हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से सांस नहीं आएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा और ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फार्मासिस्ट क्या करेगा इसमें, क्योंकि हमें पता है वेक्टर है मस्कीटो इसका, तो हेल्थ एजुकेशन देंगे कि हमें क्या है उन मस्कीटोज को इधर उधर अपने सराउंडिंग में फैलने नहीं देना। ठीक है, उनको जो बेड नेट का यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी को बोलो मस्कीटो रेपेलेंट, ओडोमास हो गया, हिट हो गया, ये सब का यूज करो। ठीक है, डिटेक्ट करो कहाँ कहाँ होते हैं, एलिमिनेट करो जहां पे वो जैसे खुला पानी है, वाटर कूलर है, उन सब पे ध्यान दो। ठीक है, ये फिर है हमारा मलेरिया। मलेरिया क्या एक ऐसी डिसीज है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है, प्लाज्मोडियम करता है इसको, उसको आर्बोवायरस करता है डेंगू को, इसको प्लाज्मोडियम करता है। इधर कौन सा हमारा होता है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, एनाफिलिस की जो फीमेल होती है मस्कीटो की वो करती है, फैलाती है। तो प्रोटोजोन पैरासाइट कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी काफी सारी स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। 4 होती है, फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। ठीक है, वही है, कैसे फैलेगा, कोई केस है मलेरिया को उससे फैलेगा। जुलाई से नवंबर में ज्यादा केस देखने को मिलते हैं इसके। डिपेंड करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड स्पीशीज पे, कौन सा स्पीशीज है। 14 दिन वाइवेक्स वाला लेता है, 12 दिन फैल्सीपैरम वाला लेता है। ओवेल और मलेरिया इंडिया में कम ही मिलते हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलेगा कैसे, वही मस्कीटो बाइट से, मस्कीटो ठीक है, मस्कीटो इन्फेक्ट होगा कैसे, जैसे किसी को मलेरिया हो रखा है, अब उसका वो ब्लड सक करेगा तो वो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो में वो ब्लड चला गया, अब वहां से वो जिसको आगे बाइट करेगी वो आगे मलेरिया फैलाएगी, तो ऐसे ऐसे मलेरिया फैलता रहता है। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करेगा, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट देगा, जल्दी से पता लगाओ, इलाज करो। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द डिसीज के बारे में बताएगा, उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बताएगा, कैसे बचा जा सकता है। कम्युनिटी को बोलेगा अपनी सराउंडिंग साफ सुथरी रखो, मस्कीटो ब्रीड ना होने दो प्लेसेस पे। एडवाइस करेगा कम्युनिटी को बेड नेट और इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करो, और इन्फेक्टेड पर्सन को एंटी मलेरियल ड्रग है जैसे कुनीन, क्लोरोकुनीन, उनसे ठीक करो। फिर है हमारे पास चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या हेमरेजिक फीवर है, एक ऐसा फीवर जिसमें हेमरेज ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। जो करता कौन है, टोगा वायरस करता है। ठीक है, टोगा वायरस करता है एडिस मस्कीटो, ये भी एडिस मस्कीटो फैलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एडिस मस्कीटो चिकनगुनिया और डेंगू फैलाता है, एनाफिलिस मस्कीटो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है, इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट, फीमेल्स में ज्यादा होता है, 40 से 50 साल में ज्यादा होता है, 3 से 7 दिन में सिम्टम्स आते हैं इसके। वही है, फीवर रहेगा, चिल्स रहेगा, हेडेक, भूख नहीं लगेगी, पेन होगी, कंजक्टिवाइटिस, कॉफी कलर की वॉमिटिंग आएगी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जो वॉमिटिंग होती है वो कॉफी कलर की होती है। एपिस्टेक्सिस मतलब हमारी नोज ब्लीडिंग आएगी। ठीक है, पटैची मतलब स्किन पे ऐसे 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 ब्लड के धब्बे पड़ जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगी। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, वही बिल्कुल सेम मस्कीटो वाले सारे दोबारा से लिख सकते हैं। कम्युनिटी को बताएगा कैसे डिसीज फैलती है, इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करो, बेड नेट्स का, मस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स, कूलर, वाटर कूलर, ओपन स्पेसेस, ये सब चेंज करो। फिर आती है हमारी सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन क्या है, जो सरफेस पे होती है, मतलब स्किन के सरफेस पे होती है। स्किन हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। तो 4 तरह की हमें इन्फेक्शन देखने को मिलती है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक। बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया की वजह से होगी, वायरस, वायरस की वजह से, वो फंगस की वजह से, वो पैरासाइट की वजह से। इम्पैटिगो, बॉयल्स, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो गया, ये हमारे बैक्टीरिया में आते हैं। वायरल में हमारे पास शिंगल, चिकन पॉक्स, वाट, मस्ता हो गया कोई, मीजल्स, ये सारे वायरल में आते हैं। फंगल में आ गया रिंग वॉर्म, ओरल थ्रश, डाइपर से रैश, एथलीट फूट, ये हमारे फंगस में आते हैं। पैरासाइटिक में लाइस, जुए पड़ गई सर में, बेड बग हो गया, स्केबीज हो गया। तो ये इनके आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखो, उतना बहुत है। ठीक है, अब हमारे पास टेटनस। टेटनस के इंजेक्शन लगवाते होगे, ये तो पता ही आप लोगों को। तो ये डिसीज है मसल की, जो कि मसल स्टिफनेस कर देती है। अगर टेटनस का इंजेक्शन ना लगाओ तो मसल स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी अपने टॉक्सिन निकालता है, जिसकी वजह से टेटनस होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, स्पोर्स दैट आर प्रेजेंट, मिट्टी पे, डस्ट पे, काउ डंग, वहां से होता है। ठीक है, या कोई लोहा है उससे भी हो सकता है। 3 से 21 दिन में इंक्यूबेशन पीरियड है इसका।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होगा, कोई कट लगा है, कोई घाव हुआ है वहां से। स्पोर्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं गंदे टूल्स पे, चाकू पे, कोई कील वगैरह उन पे, और कोई अनहाइजीनिक पट्टी वगैरह है वो, या कोई स्किन पियर्सिंग करवाई है, कान में छेद करवाया, नाक में छेद करवाया वो है, कोड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की कटती है, ठीक है, वो ढंग से नहीं काटी, तो ये सारी चीजें यहाँ से टेटनस फैल सकता है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम, लॉक जॉ, जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है। पूछा जाता है लॉक जॉ किसका सिम्टम है, तो हमें पता होना चाहिए वो है टेटनस का। नेक स्टिफनेस, गर्दन जो है वो अकड़ी रहेगी। च्यूइंग डिफिकल्टी, चबाने में दिक्कत होगी। स्पाज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी में मरोड़ से पड़ेंगे। हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी। हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, जनरल हाइजीन पे फोकस करवाएगा, कम्युनिटी को बोलेगा टीटी का इंजेक्शन लगवाओ, टेटनस टॉक्सॉइड का लगता है जो, ठीक है। और जितने भी वूंड या कट है उन्हें अच्छे से साफ करो, उन पे हाइजीन से ड्रेसिंग करो। एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं हम। ठीक है। ये फिर लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, हैंसन डिसीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उनका नाम हैंसन था। ठीक है। काफी कंटेजियस डिसीज है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन बहुत जल्दी फैलती है। व्हाइट पैचेस, जो सफेद रंग के पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पर। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसी केस से ही फैलेगा, किसी भी एज में हो सकता है, मेल्स में ज्यादा होता है। 2 से 5 साल इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन आ जो है 2 से 5 साल बाद सिम्टम देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कंटैक्ट से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, क्योंकि कंटेजियस है ना तो ड्रॉपलेट से फैलता है। स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्किन पे धब्बे, सेंसिटिविटी, टच का नहीं पता चलता, अल्सर्स हो जाते हैं पैर पे, अगर बिल्कुल ही दवाई वगैरह नहीं लेते तो स्किन पे नोड्स बन जाएंगे, गांठें बन जाएंगी। ठीक है। लॉस ऑफ डिजिट्स, उंगलियां वगैरह काम करना बंद कर देंगे, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करो, ट्रीटमेंट कराओ, जितना जल्दी पता लगाएगा उतनी जल्दी ठीक होने के ज्यादा अच्छे चांसेस है। पेशेंट को अलग रखो, इन्फेक्टेड पर्सन को क्या है, डेप्सन दो। ठीक है, डेप्सन हमारी दवाई है। पेशेंट को रिहैब करवाओ जितना जल्दी हो सके, और हेल्थ एजुकेशन दो कम्युनिटी को इसके बारे में। ठीक है। फिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, नाम से पता लग रहा है सेक्स से फैलती है वो डिसीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आती हैं। ये वो डिसीज है एक्वायर एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गनोरिया, ये सारी। HIV एड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का शॉर्ट नोट ज्यादातर आता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब आपने लाइफ में एक्वायर करा है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो गया, उसकी वजह से काफी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। करता कौन है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, रेट्रोवायरस है ये। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई केस है या करियर है। रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा होता है, 6 साल के बाद जाके कहीं सिम्टम आते हैं इसके। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कंटैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, वही हेपेटाइटिस बी और सी के जो रूट है बिल्कुल सेम वैसे ही फैलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में HIV है वो आपके CD4 लिम्फोसाइट्स, WBCs हैं एक तरह के लिम्फोसाइट्स, CD4, ये CD4 का लेवल गिरा देता है बॉडी में। ठीक है। जिसकी वजह से हमें इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारा इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है, जो अपॉर्चुनिटी देख के बॉडी को अटैक कर देती है, जैसे टीबी और भी काफी तरह की बीमारी, निमोनिया, ये सारी बीमारियां हमें लग जाती है। पल्मनरी इन्फेक्शन में कौन कौन सी, जैसे निमोनिया हो सकती है, टीबी हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में एंसीफेलाइटिस हो सकता है, ब्रेन की इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। GI में इसोफेजाइटिस हो जाता है, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है उसकी इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, ट्यूमर हो जाते हैं ये। फार्मासिस्ट क्या करेगा, अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जल्दी से जल्दी फाइंड करो, ट्रीट करो। हेल्थ एजुकेशन दो, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। ठीक है। ये पीपल को बताओ कि सोशल सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है, शर्माने की बात नहीं, अगर है तो सामने आए। ट्रीटमेंट ART से देते हैं, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि वो रेट्रोवायरस है तो उसके खिलाफ की हम थेरेपी देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें जिडोवुडीन, लेमिवुडीन, नेविरापिन, स्टारवुडीन, एफावरिन, ये ड्रग्स आती हैं हमारी। ठीक है। प्रोवाइड काउंसलिंग दो, सपोर्ट दो पेशेंट को, और उसको बार बार CD4 काउंट चेक करते रहो कितना है।